नमस्कार, फाइनेंस ज्ञानी में आप सभी का स्वागत है। नवंबर की शुरुआत हो चुकी है, 8वें वेतन आयोग पे फैसला आ चुका है, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर जो मामला है, वो अभी भी गर्म है। और 9 नवंबर ये वो तारीख है जिसको लेकर के तमाम जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं और कर्मचारी संगठन की तरफ से ऐलान किया गया है कि जंतर-मंतर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा ओपीएस की बहाली को लेकर। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद उर्वशी जी, थैंक यू। सर, जैसे कि आपने हमारा थंबनेल देखा ही होगा इस लाइव का, हमने इस पे लिख रखा है कि 9 नवंबर जी, को आर या फिर पार। तो जी, क्या सच में 9 नवंबर को जो है वो ओपीएस पर आर या पार होने वाला है? बिल्कुल उर्वशी जी, हमने पहले भी भारत सरकार को कई बार इस चीज़ का अल्टीमेटम दिया है। जब 6 अप्रैल जी, 2023 को कमेटी का गठन किया गया था, तब भी हमने एक बात कही थी कि कमेटी की जो मंशा है, वो इसका हुँ, समाधान होना चाहिए, ना कि कुछ जी, ऐसा प्रोडक्ट लेकर के आई है कि फिर दूसरा मतलब जो है बोन ऑफ कंटेंट बन जाए। तो अभी जो सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर के आई, तो वो खजूर से कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर में अटके वाली बात हो गई। एक एनपीएस से लोग जी, परेशान थे, आप जो विकल्प के तौर पे जो लेकर के आए प्रोडक्ट यूपीएस वो एकदम उससे भी ज़्यादा घटिया था। तो इस तरह से 2 साल और बर्बाद हो गए। पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो 2004 से लेकर के 2025 तक जो मतलब जो है 21-22 साल का सफ़र है, वो इतना हुँ। कष्टदायक वैसे ही कर्मचारियों के लिए रहा है और उसमें समाधान के नाम पर ये 2 साल और बर्बाद किए, तो ये ठीक बात नहीं है। सरकार की मंशा कहीं न कहीं खराब दिख रही है। तो इसलिए अब हम लोगों ने सोचा है कि इस बार जंतर-मंतर पर एक बड़ी रैली होगी, संसद का घेराव होगा। वहाँ से लोग मार्च करेंगे जब उनके मन में आएगा तो कुछ भी करेंगे मतलब वहाँ पर जब जब तक हमें समाधान कुछ मिलता नहीं, सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं मिलता, तो हम पीछे हटने वाले हैं नहीं। सर, जैसा आपने बताया कि बहुत लंबा समय बीत चुका है इस मुद्दे को रिज़ॉल्व करने में, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई भी ऐसा फैसला नहीं आ रहा है जिसको लेकर दोनों ही पक्ष जो हैं वो संतुष्ट हों। अगर मैं बात करूँ समस्या की, तो इतने लंबे समय में देखा जाए तो कौन-सी वो समस्या रही है जिसको लेकर समय बीतता जा रहा है लेकिन अभी तक उस पे कुछ भी हुआ नहीं है? दोनों पक्ष की तरफ से जो लड़ाई है वो लगातार चल रही है। सरकार भी आपकी जितनी माँगे हैं उनको पूरी तरीके से रिज़ॉल्व जी। करने में नाकाम रही है और यूँ कहें कि जो संगठन है उनकी तरफ से भी लगातार माँगे की जा रही हैं। दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए दिक्कत ये है कि सरकार इसको फंड बेस्ड या कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम कहती है। तो जी। सरकार अपने खाते से पहले 10% देती थी, एक्स्ट्रा फिर उसने बढ़ा के 14% किया, फिर बढ़ा कर के अब 18.5% करने के लिए तैयार है। लेकिन उसके साथ हुँ, में उसकी एक शर्त है कि पेंशन के लिए हमें अपनी जेब से हर महीने 10% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो जी। हमारा जो सवाल है, सरकार ये कहती है कि हम बिना कंट्रीब्यूशन के हम पेंशन नहीं दे पाएँगे। तो ठीक है, आपने कहा कि हम बिना कंट्रीब्यूशन के पेंशन नहीं दे पाएँगे। तो ठीक है, अगर एक शर्त को हम मान भी लेते, तो दूसरा जो उनका जो तरीका है कि जो आपने पूरे ज़िंदगी, पूरी नौकरी के दरमियान जो आपने 10% या जो 14% कंट्रीब्यूशन दिया, वो तो आपके पास भी नहीं जा रहा है। वो जा जी। रहा है मार्केट में और अंतिम रूप से अगर उसको देखा जाए तो जो पेंशन जो फंड मैनेजर हैं या जो एन्युटी हुँ, सर्विस प्रोवाइडर हैं, जिन 14-15 कंपनियों को आपने लिस्ट किया है, तो वो पैसा तो वहाँ जा रहा है। तो कर्मचारियों को भी उससे कोई बेनिफिट थोड़ी है। हम तो ये चाहते हैं कि आपने जितना पैसा कंट्रीब्यूट किया, पूरी उम्र जब तक उसने नौकरी की, तो वो पैसा आप रख लो ना वापिस। आप रख लो, आपका अंशदान अपने आप रख लो और हमारा अंशदान हमको वापिस कर दो। और आप ले लो उस गारंटी को, आप किसी प्राइवेट कंपनी को वो गारंटी क्यों देना चाहते हो? इससे तो सरकार के रेवेन्यू का नुकसान है। एक मैच्योरिटी के बाद 30-35 साल की नौकरी के बाद जितना भी कॉर्पस इकट्ठा हो, सरकार ने जो कंट्रीब्यूट किया वो सरकार के पास वापस चला जाए। कर्मचारी ने जो हुँ। कंट्रीब्यूट किया वो कर्मचारी के या उसके परिवार के पास वापस चला जाए। इसमें बीच में कंपनियों को घुसेड़ने की क्या ज़रूरत थी? वो पैसा आप कंपनियों को क्यों दे रहे हो? और आप चाहते हो कि कंपनियाँ वो पैसा लें, कंपनियाँ फिर वो उसमें 5%, 6%, 20 तरह के पेंशन प्लान निकालें और कर्मचारी कन्फ्यूज़ होता रहे। कर्मचारी को ये भी ना पता रहे कि वो पैसा उसे वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम तो सरकार के फ़ायदे की बात कर रहे हैं, नुकसान की तो कर ही नहीं रहे। लेकिन शायद जो लोग सरकार में बैठे हैं, जो पॉलिसी मेकर्स के तौर पे बैठे हैं, उनको लगता जी। है कि शायद ये पैसा सारा भारत सरकार की जेब से और कर्मचारियों की जेब से निकले और उससे बड़ी-बड़ी कंपनियाँ मालदार बने। तो ये पहला तो ये विरोध है कि
हमें ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, हमें कम भी नहीं चाहिए, हमें बस ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी चाहिए। वो सरकार दे दे और फिर वो पैसा जिसको देना चाहे उसको दे दे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि मतलब जो वॉलंटरी रिटायरमेंट का केस है, जो लोग वॉलंटरी जी, रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, उनको सरकार जबरिया जो है सुपरएनुएशन डेट तक उनको रोके नहीं, उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन देने की शुरुआत कर दे। ये 2 मेन डिमांड है। जब तक ये रिज़ॉल्व नहीं होती, तो ये समस्या बनी रहेगी तो हम लोगों की लड़ाई बनी रहेगी। ये मसला है। सरकार नए-नए तरीके के मतलब प्रावधान बनाती है और नतीजा ढाँप के 3 पात न वो नहीं दे रही है जो हमको चाहिए। वो दिखा रही है, हमें खाना है आलू, हमको कह रही है देखो मटर खा लो। मटर से ज़्यादा पेट भर जाएगा, हमको भी पता है मटर से पेट भर जाएगा, लेकिन बार-बार मटर खाएँगे तो मटर खा कर के फिर दूसरी समस्याएँ शुरू हो जाएँगी। ये जी। मसला है। सर जैसे आपने बताया कि जितने भी इस पूरे इसकी एक कमेटी बनती है इस पूरे फैसले को लेने के लिए। अगर मैं बात जी, करूं कर्मचारी संगठन के सजेशंस की, तो अगर कोई भी कमेटी बनी, कोई भी फैसला लिया गया, तो उसमें जी, माना जाता है कि जो कोर मेंबर है उस समस्या का, हुँ, या फिर यूं कहें कि जो उसका भोगी है, अगर वो उसको हुँ, लेकर अपना सजेशंस रखता है या अपना अपना पक्ष रखता है, तो उसका एक बेटर सॉल्यूशन निकल सकता है, या फिर वो वहाँ से निर्णय निकल सकता है जो सभी के लिए एक जी। अच्छा फैसला माना जाए। तो क्या ऐसा होता है कि जब कमेटी का गठन होता है तो उसमें कर्मचारी संगठन का योगदान होता है? क्या भूमिका रहती है? नहीं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब 6 अप्रैल 2023 को भारत सरकार ने एनपीएस को रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई, तो उस जी, कमेटी में सरकार ने एनसीजेसीएम को इनवाइट किया बातचीत करने के लिए। अब जी, एनसीजेसीएम के जो 12 जो मेंबर हैं, जिनको उन्होंने बुलाया बातचीत करने के लिए, जितनी बार भी मीटिंग हुई, उन्हीं को बुलाया गया। तो अब उसमें एक भी एनपीएस अफेक्टेड मेंबर ही नहीं है। सारे पेंशनर्स हैं, सारे रिटायर्ड जी, हैं। तो वो जो जिस समस्या से पीड़ित है, उसको तो बुला के पूछा ही नहीं गया कि तुम्हारी समस्या क्या है? बुला के आप किसी और को डॉक्टर बुला रहा है, पेशेंट को जिस पेशेंट को दवाई चाहिए, जिसको बीमारी है, उसकी जगह कह रहा है अपने पड़ोसी को भेज दो, दवाई मैं उसको दे दूँगा। तो ये बात हो रही है। तो जब तक ये इस तरह की मतलब जो है व्यवस्था रहेगी, तब तक प्रॉब्लम बनी रहेगी। प्रॉब्लम को सही तरीके से मतलब एनालाइज़ ही नहीं किया गया। तो जब एनालाइज़ नहीं जी, किया गया ठीक से तो उसका रिज़ॉल्यूशन भी ठीक से नहीं आया। ये वो वजह है। सरकार को चाहिए कि जो एनपीएस अफ़ेक्टेड जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, इस मसले पर उनके साथ बातचीत करें। तभी इस मुद्दे का समाधान निकलेगा। हम 9 नवंबर को कर रहे हैं, हम तो सरकार से बार-बार हमने अभी लेटर भी लिखा है सरकार से कि हम 9 नवंबर को जी, रैली करने जा रहे हैं। पीएमओ को भी लिखा है, कार्मिक मंत्रालय को भी लिखा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी लिखा है, कैबिनेट सेक्रेटरी साहब को भी लिखा है कि हम करने जा रहे हैं, एक बार हमें मौका दीजिए, फिर बार टेबल टॉक करते हैं, इसका कुछ समाधान निकाल कर के लाते हैं। अगर वो ऐसा समाधान होगा जो विन-विन होगा, तो गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा। लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है, इनका रिस्पॉन्स कैसा आता है, आता भी है कि नहीं आता है। सर जितना मैं समझ पा रही हूँ कि एनपीएस तो मुझे लगता है सेकेंडरी प्रॉब्लम बनी है, लेकिन प्राइमरी तो यही है कि जो इसका गठन कर रहे हैं, पहले उसी में ही थोड़ा-सा चेंज होना चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति या कुछ ऐसे लोग वहाँ पर शामिल हों, जो इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से रख पाएँ। क्या कोई हुँ, तरीका है इस पूरे प्रोसेस को चेंज करने का? बिल्कुल या ये तरीका हमेशा है। से ऐसे चल रहा है? नहीं, नहीं, तरीका है, बिल्कुल है, वो डीओपीपीडब्ल्यू के पास है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के पास है। और वो अगर चाहे जो मतलब एनजेसीए को जो डील करती है, जो जेसीए ब्रांच है उनकी, तो वो अगर चाहें, तो स्पेशल इनवाइटी के तौर पर एनपीएस अफेक्टेड मेंबर्स के साथ मतलब जो है उनको स्पेशल इनवाइटी के तौर पर कॉल कर सकती है। वो चाहें तो जो कमेटी बनाई गई है, जो भारत सरकार ने जो रिव्यू कमेटी बनाई, उस रिव्यू कमेटी में सरकार की तरफ से ब्यूरोक्रेट्स जो एनपीएस में हैं ब्यूरोक्रेट्स, उनको रख सकती है। जी, लेकिन सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए जो कमेटी बनाई, ना तो उसमें सरकारी पक्ष का कोई ऐसा आदमी रखा जो एनपीएस में हो और ना ही उन लोगों को कर्मचारियों की तरफ से ऐसे आदमी को बुलाया गया जो एनपीएस में हो। तो ये झोल-झाल जो है वो दोनों ही जगह रही। तो ये झोल-झाल बताती है कि सरकार की कहीं न कहीं मंशा मतलब जो है पॉजिटिव नहीं थी, बस इस मुद्दे को लटका कर के टालने वाली बात थी। तो वो किया गया, तो वो टालोगे जब आप टालते रहोगे तो फिर आपको आंदोलनों से 2-4 रूबरू होना पड़ेगा, वो चलता रहेगा एक प्रोसेस। क्या सरकार से वन टू वन टॉक हुआ है आपका इसको लेकर?
देखिए 2-3 मीटिंग हुई है। एक बार मैं डिप्टी सेक्रेटरी 2 बार बल्कि डिप्टी सेक्रेटरी गुलवीना बधान जी ने इनवाइट किया फाइनेंस मिनिस्ट्री के तौर पर जी, और उसके अलावा एक बार मैं डीओपीटी के स्पेशल सेक्रेटरी साहब से मिला इस मुद्दे पर और 1-2 बैठकें और हुई हैं। तो हमने अपने रिप्रेजेंटेशन दिए, हमने समझाया भी कि कैसे हम एनपीएस को ओपीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन शायद जो चैनल था, वो चैनल उस कमेटी तक उस बात को नहीं पहुँचा पाया। अगर वो कमेटी डायरेक्ट रखती अपने साथ हमारी मीटिंग, तो शायद ये संभव था कि इस मुद्दे का समाधान 2023 में हो गया होता। अब तक जी, ओपीएस बहाल हो गई होती, हर कर्मचारी खुश होता, अपना-अपना काम कर रहा होता। लेकिन वो हुआ नहीं। अब जिसको हमने दिया, जिसको समझाया, कमेटी ने जिसको डिप्यूट कर दिया और मतलब एक बीच में चैनल बना दिया गया। तो वो बीच में चैनल बनने से वो चीज़ें वैसी नहीं पहुँच पाती हैं, जैसी डायरेक्ट पहुँचती। तो ये कहीं न कहीं एक लैकुना रहा है, एक समस्या रही, अड़चन रही है। सर अभी आपसे बातचीत करने से पहले मैं एक इंटरव्यू देख रही थी ओपीएस पे ही। तो सर जी, जो शख्स वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उस पर ये था कि ओपीएस की बहाली जो है वो पूरी तरीके से संभव ही नहीं है। उसमें जितने चेंजेस हो सकते थे, उसको जितना बेनिफिशियल बनाया जा सकता था, उसका 80% काम जो हो सकता था, जो मुमकिन था वो हो चुका है। लेकिन बाकी का 20% जो है वो सरकार के हवाले से देखा जाए तो वो मुमकिन ही नहीं है। आपका इस पर क्या कहना है? सर आपको मेरा सवाल सुनाई दिया सर या मैं दोबारा रिपीट करूँ? मंजीत सर, मुझे आपकी आवाज़ नहीं मिली मैडम, बिल्कुल भी नहीं मिल पाई और मैं सवाल अपना रिपीट कर जी, दूँ सर? जी। सर मैं आपसे ये कह बिल्कुल, रही बिल्कुल, थी बिल्कुल। कि अभी जब हम ये बातचीत कर रहे हैं, इससे जस्ट पहले मैं एक ओपीएस पे ही बेस्ड एक इंटरव्यू सुन रही थी सर, तो उस पे जो गेस्ट बैठे हुए थे वो भी जी, एक वेल नोन पर्सनैलिटी है सर। उनका स्टेटमेंट ये था कि अगर जी, ओपीएस की बहाली की बात की जाए, तो ओपीएस की बहाली को लेकर जितना काम हो सकता था, जो पॉसिबल था, सरकार के नज़रिए से भी देखा जाए, तो उतना किया जा चुका है। जी, लेकिन अब जो आपकी माँगे हैं, वो मुमकिन ही नहीं है। जी। इस पर आपका क्या नहीं, कहना नहीं, है? ये फर्ज़ी ये एकदम फर्ज़ी बात है और ये गैर रिसर्च बात है, मतलब इस पर वर्क नहीं किया गया है। मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई आदमी 30 साल की नौकरी करता है, इसी यूपीएस को ओपीएस बनाया जा सकता है, पहली बात तो ये है। सरकार ने एक पहला ही सबसे बहुत बड़ा एक मतलब जो है एक कर्मचारी के ऊपर एक बड़ी बंदिश और लगा दी है, वो ये कहा है कि 25 साल की नौकरी पूरी करने के बाद ही 50% पेंशन का प्रावधान। अगर मैं इसको मानक के हुँ, तौर पर देखता हूँ, इसका मतलब ये है कि सरकार ने खुद रिसर्च किया और ये कहा कि जिसकी 25 इयर्स की नौकरी कंप्लीट हो गई है, उसके लिए 10+14 का जो कंट्रीब्यूशन है, हुँ, दैट विल बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड ओल्ड पेंशन स्कीम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 25 साल नौकरी किया, तो 10% आपका और 14% सरकार का, ये मिला के जो 24% बनता है, ये कैपेबल होगा, सफिशिएंट होगा कर्मचारी जब तक ज़िंदा रहेगा उसको ओपीएस के बराबर पेंशन देने के लिए। अब इसमें सरकार क्या कर रही है कि कुछ हिस्सा कर्मचारी का वापस भी कर रही है जिसको हम लमसम अमाउंट कहते हैं। अगर मैं जी, इसको ऐसे समझूँ कि इसको ऐसे समझाऊँ कि जैसे अगर पूरी 25 साल तक उसने ₹100 डिडक्ट करवाए, उसका जो अंशदान है वो ₹100 के बराबर है। तो उस ₹100 में से सरकार ₹20 वापिस कर रही है, बाकी अपने जी, पास रख रही है। तो बाकी जितना भी बचा 10+14 जितना भी बना था, यानी ₹24, ₹24 में से उसने हमारा कुछ हिस्सा वापिस कर दिया, तो फिर जो बचा वो कह रही है कि ये कैपेबल है, ओल्ड पेंशन स्कीम के जी, बराबर पेंशन देने के लिए। तो हम ये कह रहे हैं कि जब 25 साल की आपने कैपिंग लगा दी, तो जो आदमी 35 साल तक नौकरी करेगा, उसने तो 10 साल एक्स्ट्रा नौकरी की, तो वो कॉर्पस तो एक्स्ट्रा हो रहा है, उसके बाद का कॉर्पस आप वापिस कर दो पूरा का पूरा। अगर 10 साल फालतू नौकरी करी है उसने, तो फिर उसका कॉर्पस वापस कर दो क्योंकि 10 साल में जो सैलरी में ग्रोथ है वो बहुत कम है। वो कोई ख़ास ग्रोथ नहीं है 10 साल में। तो इस लिहाज से तो हमारा ये मानना है कि और सरकार एक तरफ ये भी कह रही है कि हम 18.5% कर रहे हैं, अपने कंट्रीब्यूशन को बढ़ा करके।
और ये भी कह रही है कि 10 प्लस जो 10 होगा, मतलब अगर हम 18.5 में से 8.5 अलग कर दें और 10% अलग कर दें, तो जो 10 प्लस जी, 10 बचा, उसमें से ये भी कह रहे हैं कि आप चाहो तो 60% तक विथड्रा कर सकते हो, लेकिन पेंशन कम हो जाएगी उसी अनुपात में। तो यहाँ पर एक दलील है, बड़ी सिंपल सी है, मतलब मैथ वाले इसको बहुत आसानी से समझ लेंगे कि 20% कर्मचारी का अंशदान तो आप वापस कर ही रहे हो, लमसम के नाम से। मतलब हुँ, अगर मेरे ₹100 बनते हैं, तो ₹20 तो आप जी, वापस कर ही रहे हो। आप ये भी कह रहे हो जी, कि इस 20 के अलावा आप ₹60 और निकाल सकते हो, मतलब टोटल का यानी ₹120 और निकाल सकते हो। तो हम ये कह रहे हैं कि हम 60% नहीं निकालेंगे, बल्कि हम केवल 50% निकालेंगे। और यहाँ जो आपने हमें 20% दे दिया, ये भी हम नहीं लेंगे, ये हम आपको वापस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने 20% यहाँ छोड़ दिया और 10% हम और कम निकालेंगे, तो हमने ओवरऑल 30% छोड़ दिया। हुँ, जब हम जी, 30 छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो जो आप पेंशन का डिक्रीज़मेंट करते हो, पेंशन का जो प्रोपोर्शनेट कम कर देते हो, उसको मत करो। अगर 25 साल की नौकरी है, तो 50% दे दो, खत्म कहानी। 25 साल से कम है, तो आप वैसे ही कम कर रहे हो उस पेंशन को। तो इस तरह से इसको मुमकिन किया जा सकता है, सरकार को एक कदम और चलने की ज़रूरत है और चलना ही पड़ेगा। चलना तो पड़ेगा ही। जी, ना चले इसका मतलब ही नहीं, अभी हम 9 नवंबर को करेंगे, फिर कुछ दूसरे संगठन हैं, वो फिर करेंगे। तो तमाम संगठन फिर अब आ रहे हैं, शुरुआत हो रही है, 9 नवंबर को शुरुआत हो जाएगी, फिर ये कारवां रुकेगा नहीं, फिर ये पूरे साल आंदोलनों का साल होगा। 2025 के अंत से 2026 पूरा आंदोलनों में गुज़रेगा और सरकार की इसमें किरकिरी होना तय है, क्योंकि अभी संसद का सत्र चलेगा, सत्र चलते समय यहाँ आंदोलन हो रहे होंगे दिल्ली में। तो ये सरकार को इस पर एक पॉजिटिव स्टेप लेना पड़ेगा, जब तक कि समाधान नहीं हो जाता तब तक लोग नहीं बैठेंगे। तो सर क्या 9 नवंबर की जो तारीख है वो इसी मकसद से चुनी गई है कि सरकार का जो इतने इम्पोर्टेंट सेशन चलने वाला है तो उस समय ध्यान खींचा जी। जाए इस मुद्दे पर? जी, जी, क्योंकि नवंबर में संसद का सत्र चल रहा है हुँ, और वो मतलब 2-4 से 10 दिन बाद शुरू हो जाएगा संसद का सत्र, तो जी, हम लोगों ने ये ध्यान आकर्षित करने के लिए कि 9 नवंबर को करेंगे, तो संसद सत्र से ठीक पहले हम इस कार्यक्रम को करेंगे, तो कम से कम बहुत सारे सांसदों की नज़र में एक आंदोलन आएगा। बड़ा आंदोलन होता है तो मीडिया की नज़र में आता है और नेताओं की भी नज़र में आता है, तो फिर लोग उस पर बोलते हैं। और भी जो मतलब जो है सोशल वर्कर्स हैं, उनकी नज़र में आता है। मतलब तमाम तरह से कहीं न कहीं उसको वो लाइमलाइट में आता है कि भाई क्यों हो रहा है आंदोलन? इसकी वजह क्या है? जी, तमाम एजेंसीज़ उसको देखती हैं, तमाम मीडिया एजेंसीज़ उसको देखती हैं, तो उसका उसको पहले से इसीलिए डिसाइड किया गया था कि ये और हमने ये 13 अप्रैल को लखनऊ के एक सम्मेलन में तय किया था, वहाँ कार्यकारिणी का मतलब जो है उसकी बैठक करके। तो अभी शुरू होगा हमारा, उसके बाद भी फिर बहुत सारे संगठनों ने लगाए हुए हैं इसी मुद्दे पर अपने आंदोलन, तो वो एक दौर शुरू होगा। सरकार को कुछ न कुछ करना पड़ेगा, झुकना तो पड़ेगा ही। सरकार ने लेकिन सर एक स्टेप तो ले लिया है कि जो डेडलाइन है एनपीएस में आवेदन की उसको तो बढ़ा ही दिया है। वो तो तो अपनी तरफ से एनपीएस भी से कह यूपीएस सकते हैं में कि कोई हमने जाने को समय तो तैयार दिया है। तो जाना ही नहीं चाहता आप समय तो 3 साल तक लगा के रखो समय, जब कोई जाना नहीं चाह रहा है, उसको कोई पसंद नहीं कर रहा, तो समय बढ़ाने और ना बढ़ाने से कोई मतलब ही नहीं है। तब भी लोग नहीं जा रहे थे, अभी भी लोग नहीं जा रहे हैं। समय बढ़ाने से नहीं, एनपीएस को ओपीएस बनाने से या यूपीएस को ओपीएस में कन्वर्ट करने से लोग बदलेंगे। समय बढ़ाने से नहीं ज बदलेंगे, उनके विचार नहीं बदलेंगे इसमें। तो 9 नवंबर को जंतर मंतर पर किस संख्या में लोग दिख सकते हैं? अब संख्या यहाँ नहीं बताऊँगा, संख्या अगर मैं बता दूँगा तो फिर अभी अभी प्रशासन के हाथ-पाँव फूल जाएँगे। लेकिन ऐसे समझ लीजिए कि ये संख्या इतनी बड़ी होगी कि सरकार, मीडिया, एक्टिविस्ट और जितने भी लोग हैं भारत में, जी, भारत के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उन सब तक वो सैलाब दिखेगा, वो डिमांड दिखेगी, वो आंदोलन दिखेगा। और मैं आपके माध्यम से भी पूरे देश के कर्मचारियों से अपील करता हूँ कि ये पूरी तरीके से गैर राजनीतिक आंदोलन है, ये कर्मचारियों का आंदोलन है और कर्मचारियों के कंधों पर लड़ा जा रहा है। हमें हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के कंधे की ज़रूरत नहीं है अपने मुद्दे को सॉर्ट आउट कराने के लिए। ये पूरी तरीके से गैर राजनैतिक है और हमारी लड़ाई सरकार से है, हम सरकार से इस लड़ाई को जीत के दिखाएँगे, सरकार को झुकना पड़ेगा। जी सर। लास्ट सर जब हमारी बातचीत हुई थी सर इस सेशन में एक सीजीएस और डीजीएचएस को लेकर एक मुद्दा उठा था जिसको लेकर जी। कमेंट्स भी आए थे, जो हमने आपसे साझा किए थे। सर इसको एक बार हम और समझना चाहेंगे।
कि डीजीएचएस और सीजीएचएस क्या है और किस तरीके से दोनों अलग है? देखिए देखिए दिल्ली जो सरकार के जो मुलाज़िम हैं, उनके लिए दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मुलाज़िम हैं, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है। दोनों में फ़र्क बहुत माइन्यूट है, लेकिन ये दिल्ली क्या है कि दिल्ली के जो मुलाज़िम हैं, उनकी सैलरी, पेंशन, भत्ते, नियम, कायदे, कानून सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, दिल्ली सरकार तय नहीं करती है। तो उनको पेंशन ओके, भत्ते भी सब सेंट्रल गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड से आते हैं और दिल्ली सरकार चलाती है डीजीएचएस। डीजीएचएस एक अच्छी पॉलिसी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली में जो कर्मचारी रिटायर हुआ, मान लीजिए दिल्ली सरकार का कोई कर्मचारी है और वो रिटायर हो गया, रहने वाला बिहार का है या यूपी का है या राजस्थान का है या हरियाणा का है और वो अपने गाँव वापस जाना चाहता है रिटायरमेंट के बाद। वो नहीं चाहता कि दिल्ली की पॉल्यूशन वाली हवा में वो अपना बुढ़ापा बिताए। अब बुढ़ापे पे जो चाहिए सबसे ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी चाहिए उसको। मेडिकल फैसिलिटी तो चाहिए इसका मतलब हर हफ्ते 10 दिन में उसको डॉक्टर के पास जाना है। अब वो ₹2000 डॉक्टर के पास हर हफ्ते तो उसकी फीस नहीं दे पाएगा। फिर वो 2000 डॉक्टर की फीस लेगा, फिर उसके बाद दवाइयाँ भी खरीदेगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो फिर बाउंड हो जाता है। डीजीएचएस यहाँ कैशलेस मौजूद है उसके पास आफ्टर रिटायरमेंट, लेकिन इसके लिए वो पटना से चल के कैसे आएगा सोचिए आप? बार-बार जी, वो लखनऊ से चल के कैसे आएगा, दूर-दराज के गाँवों से चल के कैसे आएगा? जबकि यहाँ जो दानिश अफ़सर हैं या दानिप्स हैं, दिल्ली, अंडमान जो निकोबार आइलैंड सिविल सर्विसेज़ के जो अधिकारी हैं, उनको क्या है ऑप्शनल बेस पर मिलता है, वो चाहे तो डीजीएचएस ले लें, चाहे तो सीजीएचएस ले लें। तो जब केंद्र सरकार की ही रूलिंग चलती है, तो कम से कम रिटायरमेंट के बाद आफ्टर रिटायरमेंट दिल्ली सरकार के मुलाजिमों को भी ये विकल्प मिलना चाहिए। वो चाहें तो सीजीएचएस ले लें और चाहें तो डीजीएचएस में बने रहें। ये होना चाहिए क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। 8वें पे कमीशन में इस बार ये मुख्य मुद्दा भी हमारा रहेगा। इसको ये ऑप्शन के तौर पर रहे और भी कुछ-कुछ समस्याएँ हैं। भले ही दिल्ली के लोग केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्रीय नियम नियम चलते हैं, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ों में ऐसे बदलाव हैं जो केंद्र के बराबर उन्हें खड़ा नहीं करते। तो वो भी हमारी एक डिमांड रहेगी, उस पर भी हमारी एक मतलब एक डिबेट होगी कि जो केंद्र शासित प्रदेश खास करके दिल्ली और चंडीगढ़, इन केंद्र जी। शासित प्रदेशों का केंद्र सरकार के बराबर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। वो चाहे पे कमीशन हो और चाहे दूसरी चीज़ें हों, चाहे वो जेसीएम हो, कुछ भी हो, वहाँ प्रतिनिधित्व हमारा उनके बराबर होना चाहिए। जी सर। सर समय की कमी है थोड़ी लेकिन सवाल मेरा आखिरी आपसे एनपीएस और ओपीएस को लेकर ही रहेगा कि एनपीएस किस तरीके से विकल्प हो सकता है? इसको लास्ट में आप एक बार समराइज़ कर दें। देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि 30 मार्च 2021 का जो गज़ट है, वो ये कहता है अगर किसी एनपीएस कर्मचारी की सेवा काल में डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उसके उसको या उसके परिवार को कर्मचारी वाला जितना अंशदान है सब वापस दे देगी सरकार और जी, 50% पेंशन देगी। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप सेवा काल के 1 दिन पहले हो जाए तब भी दे दोगे, सेवा शुरू करने के 1 दिन बाद हो जाए तब भी आप दे दोगे। तो जो 30, 35, 40 साल की सेवा पूरी करने के बेदाग सेवा पूरी करने के बाद रिटायर हो रहा है, उसको देने में क्या हर्ज है? उसको भी दे दो, खत्म कहानी। तो ये एनपीएस से ओपीएस बनाया जा सकता है, बिना किसी परिवर्तन के। अमेंडमेंट की भी ज़रूरत नहीं, उसी विकल्प को आप एक बार फिर से दे दीजिए। जिसको जो सही लगेगा आफ्टर रिटायरमेंट उसके हिसाब से अपनी पेंशन लेना शुरू कर देगा। जी सर। 9 नवंबर की तारीख जो है उसका सभी को इंतज़ार है, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं। मैं लगातार देख रही हूँ कि कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं और ओपीएस को लेकर ही लगातार लोग जो हैं वो माँग कर रहे हैं। 9 नवंबर की तारीख को लेकर हर किसी को इंतज़ार है। मीडिया की भी लगातार नज़रें इस पे टिकी हुई हैं और ख़ास करके जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, वो भी इस बारे में सोच रहे हैं कि इस आंदोलन के बाद क्या सरकार जो है वो इस पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी या इसको लेकर कुछ नया फैसला लेकर आ सकती है या नहीं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक़्त देने के लिए। थैंक यू उर्वशी जी, थैंक यू सो मच। सर पूरी फाइनेंशियल अगर इस टीम को पर थैंक 9 नवंबर के बाद कुछ भी अपडेट होता है तो प्लीज़ अपने व्यस्त जीवन से समय यू। निकालिएगा और हमारे दर्शकों के लिए ज़रूर। जुड़िएगा क्योंकि जब भी इस पर कोई भी फैसला आता है, चाहे वो 8वाँ वेतन हो, चाहे वो हुँ, एनपीएस में कोई भी चेंजेस होते हों, बहुत सारे लोग होते हैं जो उत्सुक होते हैं, बहुत सारे उनके मन में सवाल हुँ, होते हैं और जब भी आपसे बातचीत होती है तो उनके बहुत सारे क्वेश्चन्स जो होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। हुँ।
ज़रूर तो मैडम, अपना ज़रूर। समय ज़रूर निकालिएगा सर और जुड़िएगा हमारे साथ। जी, ज़रूर। धन्यवाद सर। थैंक यू दर्शनी, थैंक यू सो धन्य मच।